दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav, and on today, October 6, we will discuss MCQs from these topics of current affairs from both prelims and mains perspective. So let's come to the agenda. If we discuss the agenda of October 6 Pre-Secure, then the first topic which we will discuss is Wassenaar arrangement. वासेनार अरेंजमेंट प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली वासेनार अरेंजमेंट के फीचर्स क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से ये अरेंजमेंट या फिर ये जो एक म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉन्सेंसस से डिसीजन लेने वाली ये बॉडी बनी है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है. प्रीलिम्स में वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इंडिया का वासेनार अरेंजमेंट के साथ क्या रिलेशंस है वो, और मेंस में इससे रिलेटेड वैल्यू एडिशंस आपके जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 में क्वेश्चंस में आ सकते हैं. देन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो जीएस पेपर 2 में कई बार पूछा जा चुका है और प्रीलिम्स में तो पूछते ही हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में. थर्ड टॉपिक वुड बी ड्रोन वॉल, जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और प्रीलिम्स में इसकी इंपॉर्टेंस काफी होती है. देन वी विल डिस्कस सेबू प्रोविंस. सेबू प्रोविंस वर्ल्ड मैप से रिलेटेड होगा. अभी रिसेंटली काफी डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक सेबू प्रोविंस में आता है, जिसके वजह से ये न्यूज में रहा, तो हम इसको वर्ल्ड मैप से रिलेटेड इसके लोकेशन देखेंगे. कुछ और भी इससे रिलेटेड फीचर्स. एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेबू प्रोविंस में कोरल ट्रायंगल का. ठीक है, कोरल ट्रायंगल, सेबू प्रोविंस कोरल ट्रायंगल का पार्ट पड़ता है. सो दैट आई विल डिस्कस कि ये कोरल ट्रायंगल क्या है. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक वुड बी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस. अगेन जीएस पेपर 3 में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल हो जाएगा मेंस के लिए, और प्रीलिम्स में इंडिया और ICAO के बीच के रिलेशन, ICAO का फॉर्मेशन वगैरह वगैरह चीजें प्रीलिम्स में काम आती हैं. देन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. लास्ट वीक अक्टूबर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज नए अक्टूबर 6 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए होंगे. ओके, सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक. हम पहले टॉपिक पर आते हैं. पहला टॉपिक है वासेनार अरेंजमेंट पे. क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि आप द हिंदू में एक बड़ा डिटेल आर्टिकल देख सकते हो. द हिंदू किसके बारे में बात कर रहा है, पहले जरा हम इस आर्टिकल को देख लें. यहां देखो क्या लिखा हुआ है, वासेनार अरेंजमेंट. द हिंदू कवर कर रहा है वासेनार अरेंजमेंट को. क्या बोल रहा है? द नीड टू रिफॉर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजाइम, कि ये जो वासेनार अरेंजमेंट है ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कंट्रोल से रिलेटेड है, तो इसमें रिफॉर्म की जरूरत है. और क्यों ये बात डिस्कस हो रही है? बिकॉज द अरेंजमेंट हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड कंट्रोल ओवर इंट्रूजन सॉफ्टवेयर. मतलब इस वासेनार अरेंजमेंट से सॉफ्टवेयर के भी कंट्रोल को देखा जाएगा. इंट्रूजन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो कि इंट्रूजन का काम करेंगे, डिफरेंट जो कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे इंट्रूजन रोकने के लिए या फिर किसी पर्पस के थ्रू इंट्रूजन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका भी कंट्रोल मैकेनिज्म वासेनार अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. बट स्टिल इवन आफ्टर हैविंग दैट देयर आर सम ग्रे एरियाज, जिसके वजह से मिसयूज होता है या हो चुका है या आगे हो सकता है. ठीक है, सो द हिंदू इसी चीज को डिस्कस कर रहा था. हम आज ये डिस्कस करेंगे अब वासेनार अरेंजमेंट डिटेल में. पहला स्टेटमेंट वासेनार अरेंजमेंट से रिलेटेड क्या? इट इज फोकस टू प्रमोट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी. अभी एक्चुअली में देखो, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज अभी कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं दैट इजराइल हैज यूज्ड सम सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की कुछ सर्विसेज को इजराइल ने यूज किया, एंड थ्रू दैट टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म था, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू इजराइल ने गाजा में जो कुछ भी किया उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है. एंड दैट्स वाई इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर ये कवर आपको न्यूज़पेपर में मिला, ये न्यूज आपको न्यूज़पेपर में मिलता है. सो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो इट इज फोकस टू प्रमोट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बिल्कुल, एंड स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स टेक्नोलॉजी. क्या है डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी? अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, यहाँ क्वेश्चन में भी मैंने दे रखा है. पहला स्टेटमेंट फिलहाल के लिए सही है. सेकेंड स्टेटमेंट डुअल यूज आइटम्स के बारे में बोल रहा है. दैट डुअल यूज आइटम्स रेफर टू गुड्स एंड सॉफ्टवेयर्स, राइट, that can be used for both civilian and military applications. Yes, इन्हीं को हम dual use items बोलते हैं. याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये वैसे गुड्स को बोला जाएगा, है ना, जैसे मान लो एक प्लेन हो गया, इवन एक रॉकेट हो गया. रॉकेट देखो, रॉकेट का एक यूज, सिविलियन यूज क्या हो सकता है बताओ? एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए, है ना. और रॉकेट का एक मिलिट्री यूज क्या हो सकता है? जब रॉकेट में हम लोग वॉर हेड लगाकर किसी कंट्री के ऊपर गिरा दें.
तो ये डुअल यूज वाले गुड्स हो गए। सॉफ्टवेयर उसी तरह कि जैसे मान लो हम माइक्रोसॉफ्ट के किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, गूगल के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, है ना, एलन मस्क के किसी प्लेटफॉर्म के नए हुए सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, मेटा के किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, उनका सिविलियन यूज भी हो रहा है, लोग सोशल मीडिया की तरह यूज कर पा रहे हैं या बाकी क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरह, बट मिलिट्री यूज भी होता है इंट्रूजन करने के लिए, है ना, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, स्पाइंग करने के लिए। सो दैट्स वाई ये डुअल यूज आइटम्स होते हैं, बोथ गुड्स एंड सॉफ्टवेयर, जिनका सिविल एंड मिलिट्री एप्लीकेशन पॉसिबल है। क्लियर है? ओके। थर्ड स्टेटमेंट, द अरेंजमेंट फोकसेस सोलली ऑन फिजिकल एक्सपोर्ट्स, डिवाइसेस, चिप्स, हार्डवेयर्स लाइक टैंक्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड स्मॉल आर्म्स। अगर सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जहां पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो फिर सोलली ऑन फिजिकल एक्सपोर्ट कैसे होगा? फिजिकल एक्सपोर्ट के साथ साथ सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट भी वासेनार अरेंजमेंट में कवर होता है। गॉट इट? थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ क्या है? इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड द अरेंजमेंट इन 2020 टू स्ट्रेंथन इट्स रोल इन नॉन प्रोलिफरेशन एंड आर्म्स कंट्रोल। बिल्कुल इंडिया ने वासेनार अरेंजमेंट को ज्वाइन किया है नॉन प्रोलिफरेशन में या आर्म्स कंट्रोल में अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन 2020 में नहीं ज्वाइन किया है। काफी पहले इंडिया ज्वाइन कर चुका है, लगभग क्या मतलब 2017 में। सो फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। अभी तक दो स्टेटमेंट करेक्ट हुए थे, 1 and 2, तो हमारा आंसर क्या होगा? NE2, क्योंकि NE2 में 1 and 2 करेक्ट हो चुके थे। ऑल क्लियर? नाउ कम टू द डिटेल्स ऑफ वासेनार अरेंजमेंट। अब हम वासेनार अरेंजमेंट को और डिटेल से देख लें। सो 1996 में एग्जिस्टेंस में आया था ये वासेनार अरेंजमेंट। नीदरलैंड वासेनार में इसको साइन किया गया था। अभी आप अगर वर्ल्ड मैप को देखो तो ग्लोबल लेवल पे ये नेशंस वासेनार अरेंजमेंट के पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऊपर कनाडा है, या हमारा प्यारा भारत इंडिया है, बट चाइना है क्या? चाइना दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है ना, चाइना तो ग्रीन नहीं है। इट मीन्स चाइना हैज नॉट जॉइंड वासेनार अरेंजमेंट। एक्चुअली एक चीज याद रखना कि जो P5 नेशंस हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें एक्सेप्ट चाइना बाकी सारे लोगों ने वासेनार अरेंजमेंट ज्वाइन कर रखा है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सो वासेनार अरेंजमेंट एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम बनेगा जो कन्वेंशनल आर्म और डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी के प्रॉपर यूज को सिक्योर करेगा कि इनका कोई भी मिसयूज ना हो सके। डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी क्या भी मैं तुम्हें समझा ही चुका हूं। इससे पहले क्या था, कोल्ड वॉर ईरा में एक और अरेंजमेंट था जिसको हम बोलते थे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट्स कंट्रोल, कोकॉम। इसी कोकॉम को सक्सीड करने का काम किया किसने? वासेनार अरेंजमेंट ने। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कन्वेंशनल आर्म एंड एनी सच टेक्नोलॉजी जो कि मास डिवास्टेशन के टूल बन सकते हैं। सो उनमें ट्रांसपेरेंसी रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखना कि उनका एक्सचेंज किसी मिसयूज के लिए ना हो जाए। राइट? 42 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी है और रसिया भी है, याद रखिएगा ये चीज को। और हम वासेनार अरेंजमेंट की बात करें तो अभी वासेनार अरेंजमेंट का सेक्रेटेरिएट वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया। इसकी एक प्लेनरी बॉडी होती है जो कि मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी और हर साल मिलती है, एनुअली मिलती है वासेनार अरेंजमेंट की ये बॉडी। वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है कि हर 6 महीने पर जो भी मेंबर कंट्री हैं, जैसे इंडिया इज ए मेंबर कंट्री, कब से? 2017 से 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट के रूप में इंडिया ने ज्वाइन किया था। तो हर 6 महीने के बाद जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो वॉलंटरली एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन, किस बारे में? अपने कन्वेंशनल आर्म की डिलीवरी के बारे में, कि भैया हमने जो कन्वेंशनल आर्म्स रखे हैं उनकी डिलीवरी हम नॉन वासेनार मेंबर्स को नहीं कर रहे हैं, या अगर मान लो नॉन वासेनार मेंबर्स को हम कोई डिलीवरी करेंगे तो वो किस तरह से होगा, उस चीज को ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, वो किसी भी टाइप के थ्रेट को पोज नहीं करे। ये सारा इंफॉर्मेशन हर 6 महीने में शेयर किया जाता है। साथ ही साथ लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी जिसमें डुअल यूज गुड्स हैं और जो म्यूनिशंस लिस्ट है उनको भी शेयर करने का काम किया जाता है। 2013 का एक अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना। 2013 के अमेंडमेंट से इंटरनेट बेस्ड सर्वेलियंस सिस्टम को, जिसको इंट्रूजन सॉफ्टवेयर के नाम से भी बनाया गया, वैसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को या फिर आईटी नेटवर्क्स को सर्वेलियंस का काम करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्वेलियंस का काम करते हैं, स्पाइंग में यूज हो सकते हैं, दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड बाय 2013 अमेंडमेंट इनटू वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है, इंडिया 2017 से वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर है, हैविंग कंसेंसस ऑफ ऑल द मेंबर्स। मतलब जब इंडिया ने ज्वाइन किया था ना तो सारे मेंबर्स ने इंडिया को सपोर्ट किया कि हाँ भाई आपका स्वागत है, एंड दैट्स रियली गुड, सो दैट हम नॉन प्रोलिफरेशन को, आर्म्स कंट्रोल को, टेरर फंडिंग को कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA।
क्यों हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर ये जो पर्सन है फिगर में, ही इज अ वेल नोन पर्सन, राइट, मिस्टर सोनम वांगचुक। अब मिस्टर सोनम वांगचुक, इनके जो डिमांड्स चल रहे थे लद्दाख में, वो डिमांड्स कितने सही थे, कितने वाजिब थे, कितने गलत थे, वो एक अलग डिबेट का विषय है। बट इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के अंडर अरेस्ट किया गया है। सिविल सर्विसेज की तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें एनएसए के बारे में मालूम होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर? फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इट इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट प्रोमलगेटेड इन 1980। यस, यहां तक करेक्ट है। Whose purpose is to provide for detention of individuals to prevent them from acting in ways that are prejudicial to India's defense, foreign relations, security and also to maintain public order। मतलब इंडिया के इंटरनल डिफेंस को बनाए रखने के लिए, फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अगर किसी को प्रिवेंटिव मैनर में अरेस्ट करना है, मतलब अर्थात क्या हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है, तो उस चीज के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में एक एक्ट बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, NSA 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। फर्स्ट करेक्ट है। द एक्ट एक्सटेंड्स ओनली टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। नहीं, भले अभी लद्दाख में एक्सटेंड करके सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया गया, बट इट डज नॉट ओनली एक्सटेंड टू यूटीज, इट एक्सटेंड्स टू यूटीज एज वेल एज ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो सेकंड इज रॉन्ग। The act allows maximum period of detention up to 12 months. Yes, maximum period of detention जो NSA के अंदर होगा वो 12 मंथ का होता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है, बट 12 मंथ मैक्सिमम। एंड ऑल्सो गिव्स पावर टू गवर्नमेंट्स टू डिटेन अ फॉरेनर। हाँ, याद रखना, NSA से ना एक फॉरेनर को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई फॉरेनर जो इंडिया का सिटीजन नहीं है बट इंडिया की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन करेगा, उसको भी अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा NSA के अकॉर्डिंग। थर्ड इज रॉन्ग। सो ट्रू कितने स्टेटमेंट हो गए? एनी टू। कौन कौन से एनी टू? 1 and 3। थर्ड इज करेक्ट, राइट। चलिए, सो NSA पर हम डिटेल में आते हैं। 1980 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इस एक्ट को बनाया गया। सो जो हमारा NSA है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है, पनिटिव नहीं। पनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि जब आपने कोई एक्ट किया, मतलब किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया, अब उसके बाद उसको सजा मिलेगी अगर वो गलत है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि वो गलत काम होने ही नहीं दिया जाएगा, प्रिवेंट कर लिया जाएगा, राइट। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, इंडिया के सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, इन चीजों से रिलेटेड हो, वैसा कुछ भी नुकसान नहीं हो। दैट्स वाई प्रिवेंटिव डिटेंशन के मेजर्स लिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की बात करें तो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट बैक्स प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन को खुद आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बैक करता है। एंड दैट्स वाई इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले 1950 में पीडी एक्ट माने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और फिर मीसा एक्ट आता है 1971 का। मीसा को तो काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। मीसा एक्ट वॉज वेरी क्रिटिसाइज्ड स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी के ड्यूरेशन में मीसा एक्ट से, मीसा माने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट से कई अरेस्ट हुए थे। दैट्स व्हाई इट वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड। और जब वाइडली क्रिटिसाइज किया गया ना तो 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने मीसा एक्ट को रिपील कर दिया था। इसलिए स्पेशल नोट याद रखना दैट देयर इज ओनली अ पीरियड ऑफ 3 years 1977 to 80 जब इंडिया में कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं था, क्योंकि 1950 जैसे ही इंडिया रिपब्लिक बना तभी से प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950 का। फिर मीसा कब से एप्लीकेबल हो गया? मीसा एप्लीकेबल हो गया 1971 से, लेकिन 77 में इसको क्वास किया गया। तो 1777 से लेकर 80 तक बस दिस इज ओनली पीरियड, 3 years पीरियड जहां पे कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं था। उसके बाद और उसके पहले इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अभी भी है, पहले भी रहे, है ना। ये स्पेशल नोट याद रखिएगा, ये सब काम आएंगे आपके, राइट। चलिए, और हम देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का या डिटेंशन अंडर NSA का। तो जो मैक्सिमम डिटेंशन है NSA के अंदर वो 12 मंथ का होता है। और क्या ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, जिस भी पर्सन को डिटेन किया जाएगा, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू हिम विद इन 5 days और मैक्सिमम 15 days। मतलब मैक्सिमम 15 दिन के अंदर जिसको डिटेन किया गया है उसको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बता दिया जाएगा कि देखो भैया तुमको इस ग्राउंड पे डिटेन किया है। और विद इन 3 weeks हाई कोर्ट जजेस को मिलाकर एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाना पड़ेगा सरकार को। अब डिटेनी के पास क्या ऑप्शन रहते हैं, क्या अधिकार रहते हैं? तो जो डिटेन जिसको किया गया, जैसे यहाँ पे मिस्टर वांगचुक को डिटेन किया गया, तो मिस्टर वांगचुक के पास क्या ऑप्शन है? ही कैन आइदर चैलेंज दिस बाय फाइलिंग ए रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, या तो सीधे गवर्नमेंट को एक फाइलिंग करें, गवर्नमेंट के पास अपील करें,
या डायरेक्टली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं बाय यूजिंग आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास, रिट ज्यूरिसडिक्शन है ना, जिसमें यहां पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करेगा, हैबियस कॉर्पस इशू करेगा, राइट, हैबियस कॉर्पस टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ मिस्टर सोनम वांगचुक, कि भाई इसका बॉडी प्रेजेंट करो। सो आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग मिस्टर सोनम वांगचुक कैन रीच टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जैसे अभी रिसेंटली देखा गया कि उनकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रही है, ये किसी भी डिटेनी के पास है राइट। हालांकि ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ना, जो सरकार बनाती है 3 वीक के अंदर, उसके सामने आप कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं रख सकते हो। सो कई राइट्स कर्टेल्ड भी हैं। अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की और बात करें तो आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है वैसे क्राइम के लिए जो अभी किया ही नहीं गया गया है, उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना। एनएसए के अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन के और भी प्रोविजन है। जैसे नॉर्मली प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम जो डिटेनी है ही कैन बी डिटेन्ड अप टू 3 मंथ्स। And Article 355 of the Union Constitution of India, it mandates that Union must protect state against external aggression and internal disturbances। कि Article 355 ये यूनियन ऑफ इंडिया को एक राइट देता है कि वो किसी भी स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचा सकता है, एंड दैट्स वाई ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन जस्टिफाई किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रोन वॉल। व्हाट इज ड्रोन वॉल? यहाँ एक बड़ा अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में क्या आता है, व्हाट इज यूरोप्स ड्रोन वॉल। और यहाँ पे ये जो एक पिक्चर है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे पीछे आपको नीचे क्या दिखाया गया, यहाँ वॉल दिखाया गया है पत्थरों से बनाया हुआ और ऊपर ड्रोन्स हैं। तो क्या एग्जैक्टली में ऐसे ड्रोन्स खड़े करके वॉल बनाए जाएंगे? क्या होगा ड्रोन वॉल? इससे रिलेटेड हम यहाँ पर अभी क्वेश्चन देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्रोन वॉल को। द फर्स्ट टॉपिक इट वुड बी ए जॉइंट सील्ड टू बेटर डिटेक्ट ट्रैक एंड इंटरसेप्ट ड्रोन्स व्हेन दे एंटर एयर स्पेस। यस, बिल्कुल। ड्रोन वॉल का मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स को खड़ा कर दिया जाएगा। एक्चुअली ड्रोन वॉल्स का पर्पस क्या होगा कि अगर कोई भी ड्रोन्स यूरोपियन, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, आपको यूरोप मैंने यहाँ दिखाया अभी न्यूज क्लिपिंग में, तो अगर यूरोप के एयर स्पेस में अगर कोई ड्रोन एंटर करने की कोशिश करती है, बिकॉज रसिया के साथ यूरोप के कई बाकी स्टेट्स का, रसिया जो कि खुद यूरोप में है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो अगर कोई ड्रोन इंटरसेप्ट करने की, घुसने की कोशिश करेगा तो उसको इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यही ड्रोन वॉल का कॉन्सेप्ट है। द वॉल वुड नॉट बी ए फिजिकल बैरियर बट रेदर अ कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ड्रोन ट्रैकर्स। बिल्कुल, यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं बनने वाला है। मतलब ऐसे ड्रोन्स लगा के ऐसे कोई बैरियर नहीं बनेगा। इट्स एक्चुअली अ कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क, जहाँ पे हम रेडार का यूज करेंगे, जहाँ पे हम जैमर का यूज करेंगे, है ना, और जहाँ पे एंटी ड्रोन टेक्निक का यूज किया जाएगा, एंटी ड्रोन टेक्निक का, और इन सब से एक वॉल बनाया जाएगा ड्रोन से प्रोटेक्शन के लिए। ये ड्रोन वॉल है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये मेंस में एसएनटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो। थर्ड क्या है, नेटो विल हेल्प टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट इन द यूरोपियन यूनियन और इट्स मेंबर नेशंस। एक्चुअली नॉट। अभी जितनी जो इनिशियल लेवल पे बात हुई है, ये बात आगे भी बढ़ेगी, बट इनिशियल लेवल पे जो बात है, तो नेटो नहीं, खुद यूरोपियन यूनियन ही फंडिंग करेगा। करेक्ट ढूंढना है हमें। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली, सी। ओके, चलिए ड्रोन वॉल के डिटेल्स देख लें हम लोग। तो ड्रोन वॉल एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच प्लान्ड बाय यूरोपियन यूनियन टू रिपेल अनमेंड एयरक्राफ्ट, मतलब अनमेंड यूएवी को, अनमेंड ड्रोन्स को रिपेल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, स्पेशली कहाँ के? रसिया के, क्योंकि इनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। सो ये एक सील्ड बनाया जाएगा जिसमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। यहाँ पे रेडार्स को, जैमर्स को, एकॉस्टिक सेंसर्स को, है ना, ड्रोन अटैकर्स को, ड्रोन टारगेटर्स को, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा ताकि एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जा सके यूरोपियन एयर स्पेस को बचाने के लिए। फंडिंग की जहाँ तक बात है तो यूरोपियन यूनियन ही इसकी इनिशियल फंडिंग करेगी। आगे डिटेल में अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है या बाकी कोई लोन वोन का पर्पस होगा, वो आगे फ्यूचर में क्लियर होगा। अभी जस्ट ये डिस्कस हुआ था तो मैंने तुम्हारे साथ ये शेयर किया। याद रखिएगा इसको अपने साइंस एंड टेक मेंस के लिए और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए भी। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेबू प्रोविंस। सेबू प्रोविंस के बारे में है। क्यों सेबू प्रोविंस? जैसा मैंने शुरू में तुम्हें बताया था कि एक काफ़ी डिवास्टेटिंग 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस बताए हैं क्योंकि डेथ टोल जो है फिलीपींस वाले इस रीजन में अराउंड 69 पहुंच चुके हैं 6.9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में। एंड दैट्स वाई इतना बड़ा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हुआ तो भारत सरकार ने शोक व्यक्त किया है। अब हम अर्थक्वेक की बात करें और कहाँ पर हुआ? फिलीपींस में हुआ ना। तो तुमको मैंने पहले भी प्री सिक्योर में फिलीपींस को बताया है, तो मैं बताया है कि फिलीपींस रिंग ऑफ फायर वाले जोन में पड़ता है ना। प्री सिक्योर की वीडियोज़ में है, जाकर देखो, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है।
सो रिंग ऑफ फायर वाले जोन में पड़ता है, अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है, दैट्स वाई काफ़ी दिक्कत चलती रहती है। हमेशा रेगुलर आप अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन इस रीजन में देखोगे, राइट। चलिए फिर हम सेबू प्रोविंस पर अब आते हैं। सो पहला स्टेटमेंट क्या, सेबू प्रोविंस इट इज अ प्रोविंस ऑफ द फिलीपींस एंड इज आइडेंटिफाई एज ए साइट ऑफ हाईएस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस इन द कोरल ट्रायंगल। यस, एकदम करेक्ट है जी, फिलीपींस में पड़ता है और कोरल ट्रायंगल का भी एक पार्ट है, मतलब हाईएस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी वाले जोन में पड़ता है। फर्स्ट इज करेक्ट। कोरल ट्रायंगल क्या है अभी समझाऊंगा मैं तुम्हें। सेकंड क्या, इट लाइज क्लोज टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया के ईस्टर्न कोस्ट के पास पड़ता है। सच है क्या, सच है या झूठ है, इसके लिए हमको मैप देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए पूरा फिलीपींस का डिटेल मैप ही अवेलेबल कर रखा है। एक ये हो गया और एक दूसरा हो गया जहाँ पे हम वर्ल्ड के मैप में देखेंगे फिलीपींस को। तो सेबू आइलैंड देखो कहाँ है, लगभग यहाँ पे पड़ता है सेबू आइलैंड, और इंडोनेशिया यहाँ है। तो क्या इंडोनेशिया के ईस्टर्न कोस्ट के पास में है क्या? बिल्कुल नहीं है। इंडोनेशिया का ईस्टर्न कोस्ट कहाँ, यहाँ रहा। सेबू आइलैंड ऊपर है, सेबू प्रोविंस ऊपर है, राइट। बाकी जो साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशंस के भी कंपैरिजन में या बाकी नेशंस के कंपैरिजन में सेबू प्रोविंस का क्या लोकेशन है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करेक्ट ढूंढना है तो आंसर क्या होगा, वन ओनली होगा। बुझे कि नहीं, बुझ गए, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलिए, सो सेबू प्रोविंस और प्रोविंस ऑफ सेबू इट इज लोकेटेड इन फिलीपींस, राइट। फीचर्स की बात करें तो इसका जो कोस्टल रीजन है दैट इज पार्ट ऑफ कोरल ट्रायंगल। क्या है भैया ये कोरल ट्रायंगल, तो आओ यहाँ पहले कोरल ट्रायंगल को देखो। कोरल ट्रायंगल, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो रेड डॉट से बताया गया है, ये लगभग ये थोड़ा सा ये जो ट्रायंगल रीजन है, सो इट्स एक्चुअली अ रफली ट्रायंगुलर एरिया इन ट्रॉपिकल वाटर्स अराउंड इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड एंड टिमोर लेस्टे। इन सब के अराउंड एक ट्रायंगल काइंड ऑफ शेप बनाया गया है जिसको हम कोरल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। किन दोनों के बीच लोकेटेड है, द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन। पैसिफिक और इंडियन ओशन के अराउंड, क्योंकि अभी भी ये जो तुमको फिलीपींस का मैप मैंने दिखाया, आप पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच का रीजन, इसी रीजन में कोरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये पैसिफिक, ये इंडियन ओशन, राइट। सो हमारा कोरल ट्रायंगल पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच लोकेटेड है, इन रीजन्स को कवर करता है। वी कॉल इट अमेजन ऑफ द सी। हम कोरल ट्रायंगल को अमेजन ऑफ द सी भी बुलाते हैं बिकॉज 500 से ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पे कोरल्स की आपको मिलती है। सो काफ़ी रिच है कोरल बायोडाइवर्सिटी में, दैट्स वाई अमेजन ऑफ द सी के नाम से भी बुलाया जाता है। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट्स प्रीलिम्स में बहुत कम आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना, 5 स्टार लगा लो। बाकी हम सेबू आइलैंड की बात कर रहे थे, सेबू प्रोविंस की। तो सेबू प्रोविंस का जो कैपिटल है या जो लार्जेस्ट सिटी है वो सेबू सिटी है, विच वॉज वंस अ कैपिटल ऑफ फिलीपींस। ये फिलीपींस का पहला कैपिटल भी हुआ करता था, द फर्स्ट कैपिटल था, अभी चेंज हो गया है। बाय द वे, राइट नाउ विच इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, ये मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहले सेबू सिटी फिलीपींस की कैपिटल हुआ करती थी, फर्स्ट कैपिटल, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। यहाँ पे आप PIB का अपडेट देख सकते हो दैट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या बोल रहा है, दैट इंडिया इज री इलेक्टेड टू ICAO। इंडिया री इलेक्ट हो रहा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देना है। और साथ ही ये भी लिखा है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया उसका मेंबर 1944 से फाउंडिंग मेंबर के रूप में बना हुआ है। ये सब देखो छोटी छोटी बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसको। पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज ए यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट एस्टेब्लिशेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज फॉर सेफ, सिक्योर एंड इफेक्टिव सिविल एविएशन। क्या ये सही बात है? सच बात है जी, ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। ये कंफ्यूजन कई बार होता है ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाने में कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, क्या है, बट यहाँ पे याद रखेंगे कि यस, इट इज एन यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो कि सेफ, सिक्योर एंड इफेक्टिव सिविल एविएशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बनाई गई है। This is for the first time that India is elected, reflecting the growing confidence among member states in India's leadership and commitment to international civil aviation. तो सेकंड पार्ट तो बिल्कुल सही है कि इंडिया के लीडरशिप को कंफर्म कर रहा है, बट फर्स्ट टाइम नहीं है। अभी हमने न्यूज क्लिपिंग में भी देखा कि सेकंड टाइम इंडिया इलेक्ट हुआ है, सो सेकंड इज रॉन्ग है। ये सब छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है।
Founded in 1944, ICAO works to ensure the safety and security of air travel globally। एकदम सही बात है, 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ग्लोबल लेवल पे एयर सेफ्टी को, एयर ट्रेवल को और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए, रोबस्ट बनाने के लिए ये वर्क करता है। सो 1 and 3 आर करेक्ट, बट हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। इनकरेक्ट कौन सा? 2 ओनली, तो 2 ओनली चूज करेंगे, 1 and 3 नहीं चूज करेंगे। बुझे? चलिए अब ICAO की डिटेल्स पर आते हैं। सो ICAO का फॉर्मेशन 1944 में हुआ, हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, बट 1947 से ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन जाता है। सो today we can say it is a United Nations specialized agency which establishes international standard and policies for safe, secure and efficient civil aviation। सो इसके जो भी काम होंगे वो वैसे ही रिलेटेड होंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग्स बनाना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, एयर सेफ्टी से रिलेटेड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सुपरवाइज करना, देखना, कोऑर्डिनेट करना ग्लोबल पर, इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट मेंबर नेशंस के साथ साथ, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जो SDG है, चाहे SDG 9 की बात कर लें, SDG 11 की बात कर लें, है ना, SDG 13 की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ट्रांसपोर्टेशन या क्लाइमेट चेंज या बाकी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो ICAO का पर्पस क्या है कि क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान रखा जाए कि एयर ट्रांसपोर्ट के वजह से क्लाइमेट चेंज की कोई एडवर्स इंपैक्ट ना दिखे या फिर ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो सके। सो ICAO कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में भी काम करता है। ओके, अब हम इंडिया और ICAO की बात करें तो सबसे पहले एक चीज जान लो कि ICAO की जो असेंबली होती है वो 3 साल में एक बार होती है, एवरी 3 ईयर्स। तो अभी रिसेंटली एक असेंबली कंडक्ट हुई, कब? सितंबर 2025 में। इसका मतलब पिछली बार कब हुई थी? 2022 में, है ना, हर 3 साल पे होती है। और ये जो अगेन हुई है इसमें इंडिया री इलेक्ट हुआ है। मतलब इंडिया पहले कब री इलेक्ट हुआ था? पहली बार 2022 में, और इस बार कब री इलेक्ट हुआ? 2025 में। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर है इंडिया 1944 से, राइट। एंड दिस सोच, इस बार जो 2022 से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, दिस सोच कि इंडिया का पोजीशन ग्लोबल लेवल पर सिविल एविएशन में ज़्यादा बढ़िया हुआ है। हालांकि हमने एक डिवास्टेटिंग एयर एक्सीडेंट भी देखा है अहमदाबाद में, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस। बट इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए, और बिल्कुल हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, ये बात तो देखो बिल्कुल है। हु इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में तुम आंसर बताओगे, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाकी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया में सिविल एविएशन जो है उसको और रोबस्ट बनाया जा सके। क्योंकि जब भी हम एयर से ट्रेवल करते हैं ना, तो मन में वो धक धक करते रहता है, मन में हनुमान जी का हनुमान चालीसा चलते रहता है, हम अल्लाह वाहेगुरु जीसस को याद करके बैठता है कि ऊपर वाले बचा लो, हमें हवा से नीचे लैंड करवा लो, पवन पुत्र हनुमान। ये डर लगता है, तो वो डर ना लगे, वो बेहतर हो सके, यही ICAO का और इंडिया का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लास्ट वीक जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था 30 सितंबर का, वो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था सर्ट इन के ऊपर, मतलब इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। क्या लिखा गया था? इट इज ए नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ इंडियाज इंटरनेट डोमेन। एकदम सही है जी, इनका यही काम है कि इंडिया के साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करना और स्ट्रेंथन करना, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट से बचाना, साइबर सिक्योरिटी पे जो अटैक होता है इंडिया में। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2004 बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर IT एक्ट 2000। यस, IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग बनाया गया था। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, ये भी करेक्ट है, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है सर्टिन से रिलेटेड। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था हमने इंटर या क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो पहला स्टेटमेंट क्या था? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ले डाउन 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स दैट विल कनेक्ट भूटान विद बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ असम एंड सिक्किम। एक्चुअली असम के साथ तो बिल्कुल कनेक्ट किया जा रहा है। कौन सा लाइन? कोकराझार टू गेलेफू, कोकराझार इन असम टू गेलेफू इन भूटान, बिल्कुल ये पहला है। बट दूसरा सिक्किम नहीं है, दूसरा है बनारहाट इन वेस्ट बंगाल टू सामसे इन भूटान। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये असम एंड वेस्ट बंगाल इन दोनों को किससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है? भूटान से। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्टेशंस का प्लेस का नाम भी याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट का, दिस लाइंस विल बी फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड एंड वेल इक्विप्ड टू रन मॉडर्न ट्रेन सच एज वंदे भारत इंक्लूडिंग एन एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम। बिल्कुल, जब नया रेलवे लाइन बिछाया जाएगा तो सारे फैसिलिटीज के साथ बिछाया जाएगा कि इसमें फ्रेट जो हमारे माल गाड़ी होती है वो भी चले, वंदे भारत जैसे ट्रेन भी चले, एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम हो, सब कुछ हो। सेकंड इज करेक्ट ढूंढना था, तो आंसर क्या होगा? B2 ओनली। ओके, अब आज के लिए 6 अक्टूबर के लिए आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन से UPSC
यस, जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी से इंस्पायर्ड होकर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी पे बेस्ड ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसने अपने अभी 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो जो माई बाप यूपीएससी है उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, आपको इसका स्टडी करना है। माई बाप यूपीएससी कहने का मतलब कि लोग एग्जामिनेशन को बिल्कुल सिंसियरली तो लेना ही है, लेकिन इसको ना अपनी ज़िंदगी का लास्ट गोल नहीं बना लेना। आप इसको अपनी ज़िंदगी का गोल बनाओ, पूरी मेहनत करो, बट मान सम्मान से नहीं कनेक्ट कर लेना, है ना। जब तक मेहनत करना है तब तक मेहनत करिए, दिल खोल के मेहनत करिए, देखिए कैसे नहीं टूटेगा, कैसे नहीं निकलेगा। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने तुम्हें पढ़ाया भी, थोड़ा और भी सर्च करना। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है ये यूपीएससी का ही पूछा हुआ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है और अब तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया है। सो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। एक और बात, एक और अपडेट जो वैसे तो ग्रुप्स में और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। कल अक्टूबर 6 को जो आपका अक्टूबर 6 को जो करंट अफेयर्स स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, करंट अफेयर्स स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, पहले से अनाउंस था। वो कितने बजे होगा? 10 PM लाइव होगा। आप लोग स्मार्ट IAS के ऐप पे उसे दे सकते हो। जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको मैसेज के थ्रू ऐप में किस तरह से टेस्ट देना है बता दिया जाएगा। हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं स्मार्ट IAS के, वो तो टेस्ट देते ही हैं ऑनलाइन, वो पहले से जानते हैं। 10 PM इसलिए मैंने टेस्ट का टाइमिंग रखा है सो दैट हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो दिन में पढ़ाई कर रहे हैं फुल टाइम, और जो हमारे कर्म योगी बैच के स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो भी आराम से इस टेस्ट को अपीयर कर सके। सो रात 10 बजे ये टेस्ट लाइव होगा, है ना। अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, 30 मिनट्स दूंगा, सो दैट चीटिंग वीटिंग करने का किसी के पास ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग इसमें ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं ना, पढ़ाई करने से ज़्यादा चीटिंग में भी लगाने लगते हैं। वैसे हम हमारे अच्छे स्प्रिंट का अटेम्प्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए टाइम मैं कम दूंगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे बट टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, राइट। आपको कम टाइम में ही अपनी पूरी मेहनत करनी है, पहले से जो रिवाइज किया है और परफॉर्म करना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।